नमस्कार। टीवी 9 बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार से। जी हां, चर्चा का विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री राजनीति के फोकल पॉइंट बने हुए हैं। वो कब तक सत्ता में रहेंगे, नहीं रहेंगे, उनकी सरकार चलेगी कि कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनके बाद उनकी विरासत को कौन संभालेगा, ये सारी चर्चाएं बिहार की सियासी फिजा में तैर रही हैं। सवाल इसलिए भी मौजू है क्योंकि नीतीश कुमार जैसी शख्सियत जब फिसलने लगे, जी हां, उनकी जुबान फिसलने लगे, वो तरह तरह की बात करने लगे, छोटी छोटी बात पे झुंझलाने लगे, ऐसी बात कर जाएं जिसके लिए वो कभी जाने नहीं जाते रहे हो, तो जाहिर तौर पर इस तरह का चर्चा होना बेहद स्वाभाविक है। ऐसे में हम डॉक्टर संजय कुमार, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, पटना की राजनीति से भली भांति परिचित हैं, पटना के सियासी कॉरिडोर में क्या चल रहा होता है इसकी परख इनको बहुत बेहतर है और जानकारी भी बहुत अच्छी है। तो इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या माना जाए कि 18 साल तक बिहार को सरकार देने वाले नीतीश कुमार अब अवसान की ओर अचानक पहुंच गए हैं। क्या उनका शरीर जवाब देने लगा है, क्या स्वास्थ्य जवाब देने लगा है? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे शब्द नहीं है, बिहार के कुछ एक्सपर्ट्स भी इस तरह की बात कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है डॉक्टर संजय कि क्या आपको लग रहा है कि नीतीश का शासन अवसान की ओर है, नीतीश की विरासत तेजस्वी संभालने के लिए लगभग तैयार बैठे हैं? देखिए, बहुत ही आपने मौजूद सवाल पूछा। ये बट नेचुरल है। शरीर तो नहीं, लेकिन मानसिक तौर पर जिस तरह की बातें की जा रही है कि मानसिक तौर पर जो नीतीश कुमार पहले जितना स्वस्थ दिखते थे, अब वो उतना स्वस्थ दिख नहीं रहे हैं। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई कह रहा है कि नहीं, ये मेमोरी लॉस में चले गए हैं, कोई कह रहा है कि फॉरगेटफुलनेस में चले गए हैं, कोई कह रहा है कि ये अल्जाइमर डिमेंशिया में चले गए हैं, कोई कह रहा है कि नहीं, ये साइकोसिस के शिकार हो गए हैं। मुझे नहीं पता है कि वास्तविकता क्या है, लेकिन हाँ, जो बिहेवियरल चेंजेस दिख रहा है, जो व्यवहार में परिवर्तन दिख रहा है, और वो परिवर्तन जिस तरह से दिख रहा है, तो एक सिम्टम्स को लेकर के एक सवाल तो सबके मन मस्तिष्क में है कि क्या कोई इनके निजी चिकित्सक उनका चिकित्सा कर रहे हैं या इनकी कोई चिकित्सा नहीं हो रही है, और फिर इस तरह की चीजें आ रही हैं। जिस तरह से आपने भी कई बार इस बात की चर्चा की कि कैसे महावीर चौधरी जी की पुण्यतिथि में जाते हैं और अशोक चौधरी जी के सर पर फूल छींटने लगते हैं। किस तरह से ये विधानसभा में ये टोटल फर्टिलिटी रेट को लेकर के जो अंदाजे बया था इनका, इसको लेकर के खुद इनको शर्मसार होना पड़ा और इन्होंने कहा कि मैं खुद शर्मिंदा हूं और अपने आप से शर्मिंदा हूं। इस तरह के व्यवहार तो इनके नहीं रहे थे। जीतन राम मांझी को लेकर के जो भी आपने शुरू की बात कि आखिर इतने शॉर्ट टेम्पर्ड में और इस तरह की भाषा, तू तड़ाक की भाषा, तुम्हारे पास सेंस क्या है? मैं अपने ही को मूर्ख कह रहे हैं कि मैं तो मूर्ख था। भाई, आप एक तरफ कहते हैं कि मैंने महादलित को मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी देकर के एक नया आयाम, एक नया इतिहास रचा बिहार में, और एक तरफ कह रहे हैं कि मेरी मूर्खता की वजह से ये मुख्यमंत्री बन गए। तो इस तरह के व्यवहार को लेकर के सवाल तो हैं, और सवाल ही नहीं है, चर्चा है कि क्या मुख्यमंत्री जी इस तरह के व्यवहार को लेकर के बहुत दिनों तक ये सत्ता में बने रहेंगे या ये ट्रांसफर करेंगे तेजस्वी को, जो इनके नेचुरल अलायंस के पार्टनर हैं, एक बड़े अलायंस के पार्टनर हैं। आप इस बात को तो समझते ही हैं कि मुख्यमंत्री योग्यता के आधार पर नहीं चुने जाते हैं। मुख्यमंत्री जो हैं वो चुने जाते हैं कि किनको विधायकों का समर्थन प्राप्त है, कौन व्यक्ति उस दल का नेता होगा, सर्वमान्य नेता होगा या अलायंस का नेता डॉक्टर होगा, संजय, और उनको बतौर मुख्यमंत्री डॉक्टर की संजय, हम जिम्मेवारी। इस पर भी आएंगे, पर बड़ा सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री ने एक तरफ चाल चली आरक्षण की सीमा बढ़ाने की, एक तरफ वो 75% वोटों को साधने की उन्होंने कोशिश की और बीजेपी की बोरिया बिस्तर बांधने के लिए उन्होंने एक चाल चल दी। लेकिन इसी सत्र में उन्होंने
दलित विरोधी बात कर दी, इसी सत्र में उन्होंने महिला विरोधी बात कर दी। जो शख्सियत के बारे में ये अक्सर हम सुनते हैं कि वो हमेशा संतुलित रहते हैं अपने कंडक्ट में, अपने बातचीत में, वो शख्सियत जब इस तरह की बात करने लगे तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि नीतीश कुमार अपने आप में नहीं है? क्या नीतीश कुमार ऐसा करके, क्योंकि आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने कल बयान दिया है कि सिर्फ जीतन राम मांझी ही नहीं है, रामविलास पासवान को भी उन्होंने राज्यसभा भेजने से पहले कितनी अड़चनें पैदा की थी, और आपने सुना कि फिर चिराग पासवान ने अपना मुंह खोल दिया। तो विपक्ष को तो एक मुद्दा मिल गया है कि इनको कैसे दलित विरोधी पेंट करे, जबकि इन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 50% आरक्षण भी लाया था। उसके बावजूद महिला विरोधी इनको पेंट कर रही है विपक्ष। तो इस तरह के मौके नीतीश कुमार बैठे बिठाए अपने विरोधियों को दे दें, ये तो नीतीश कुमार की पहचान है नहीं। तो आखिरकार नीतीश कुमार अब राजनीतिक अवसान की ओर हैं और इनकी विरासत संभालने के लिए तेजस्वी तैयार हैं, तो किस स्थिति में होगा? क्या जेडीयू डब्बा बनेगा जो कि जेडीयू अभी इंजन है, या आरजेडी और जेडीयू का विलय होगा? कैसी परिस्थिति आप देखते हैं? नहीं, दोनों दो सवाल आपके हैं। कि पहले सवाल पर मैं आता हूं कि जिस तरह के नीतीश कुमार जी लग रहे हैं कि बयानों के माध्यम से जो उनके एक्शन दिख रहे हैं, जो उनकी भंगिमा दिखती है, भाव दिखते हैं, जो उनकी भाषा है, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं सहमत हूं कि ये नीतीश कुमार जी की भाषा नहीं थी, ये भाव भी नहीं था। और खुद ब खुद जिसको कहते हैं ना कि अपनी किरकिरी खुद करा लेना, तो इन्होंने जिस तरह के बयान, वो 50% महिलाओं को इन्होंने दिया पंचायतों में रिजर्वेशन, इससे कौन इनकार कर सकता है? 35% महिलाओं को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया, इससे कौन? महिला सशक्तिकरण के लिए अगर इन्होंने कई कदम उठाए, लड़कियों को साइकिल दे करके एक हौसला दिया कि तुम स्कूल जाओ, पढ़ो और शिक्षित बनो, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो नीतीश कुमार जी के बयान और जो एक्शन, तो वो तो उस दिन जो दृश्य उपस्थित हुआ, इसको तो नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल जगत में भी इसकी चर्चा हुई कि क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई शालीन मुख्यमंत्री, क्या कभी आज तक संसदीय इतिहास में ऐसा हुआ है कि सदन के पटल पर वो जा करके, जहां महिला विधायक भी उपस्थित हैं, महिला पत्रकार भी कवर करने के लिए हाउस में मौजूद हैं, और उनके बीच में जो फर्टिलिटी रेट समझाने का जो आपका तरीका था, मुझे नहीं समझ में आता है कि कोई बायोलॉजी का शिक्षक या जो मेडिकल साइंस में भी जो टीचर पढ़ाते हैं, जिसको कहते हैं क्वाइटस जो है इंटरफेरेंस, वो भी उस तरह से नहीं समझा पाते हैं कि किस तरह से ये इस तरह की चीजों को ये बताते हैं। नहीं, इन्होंने तो विधानसभा में बोला, विधान पार्षद में बोला, इसी बात का रिपीटेशन कैबिनेट में कर दिया। अगले दिन जब इनको किसी ने समझाया तब इनको बात समझ में आई। वो गलती तो इन्होंने 3 जगह किया। इसीलिए चाहे वो फॉर्मर डीजीएचएस हो, चाहे बिहार के कुछ डॉक्टर हो, उन्होंने इनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि पिछली कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिसको लेकर के सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्योंकि उस दिन उन्होंने गलती सिर्फ एक जगह नहीं की, 3 जगह गलती की, और कई और महिलाओं के सामने गलती की। बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से मुझे जानकारी है डॉक्टर संजय, कि अब उनके आसपास के सिपह सलार नहीं चाहते हैं कि अब ये ज्यादा मीडिया से इंटरैक्ट करें, लेकिन मीडिया को देखते ही ये मीडिया के पास चले जाते हैं, जबकि इनके सिपह सलार अब कोशिश करने लगे हैं कि मीडिया से इनका कम इंटरैक्शन हो। अब जरा सोचिए कि नीतीश कुमार जैसा शख्सियत जो एक लाइन में कई लोगों का शिकार कर दे, अपनी बातों से विरोधियों को नस्त नाबूद करने की क्षमता रखता हो, अपनी रणनीति से वो बिहार में लंबे समय से शासन में है, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है। बड़ा सवाल यह है, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है। ऐसे में अब की जो परिस्थिति बन रही है, मैं सीधा सवाल पर जाना चाहूंगा। अब जो परिस्थिति बन रही है, क्या जेडीयू ने तैयारी कर ली है कि अपनी विरासत वो तेजस्वी को सौंप देगा और यूं ही सौंप देगा? देखिए,
ये इसमें एक फैक्टर तो नीतीश कुमार जी होंगे, क्योंकि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी मतलब जेडीयू। तो अगर ये मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं होंगे, अगर इनके जो साइकेट्रिक्स होंगे या इनके न्यूरोलॉजिस्ट होंगे जो इनको देख रहे होंगे, या जो जिस साइकोसिस की बात मैं कर रहा हूं कि बार बार जो रिपीट कर रहे हैं चीजों को और सरकमस्टांसेस को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कहाँ हूं और मैं क्या बोले जा रहा हूं और किन लोगों के बीच में बोले जा रहा हूं, जिसकी चर्चा आप इशारा कर रहे हैं कि इनके लोग चाहते हैं कि मीडिया से दूरी बना करके रखें, लेकिन ये खुद ब खुद मीडिया के नजदीक चले जाते हैं और अपनी बातों को एक्सप्लेन करने लगते हैं, जिससे इनकी खुद की किरकिरी होती है। तो ये तो नीतीश कुमार जी को लोग समझाएंगे कि कुछ दिन के लिए तो आपको ये जिम्मेवारी आपको ट्रांसफर करनी होगी या छुट्टी पर आपको जानी होगी। अब नीतीश कुमार जी इसके लिए तैयार होंगे नहीं तैयार होंगे, ये तो नीतीश कुमार बेहतर बताएंगे। लेकिन हाँ, आरजेडी इसके लिए तैयार है। मैंने तो देखा, कई तस्वीर को देखा कि लोग जगह जगह पूजा कर रहे हैं माता लक्ष्मी का और गणेश का कि अब हमारे मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी जी आए। आरजेडी के कई बयान पहले आ चुके हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब तो नीतीश कुमार जी का समय पूरा हो गया, अब तेजस्वी जी को जिम्मेवारी इनको दे देनी चाहिए। और नीतीश कुमार जी का व्यवहार, तो जो ये जो स्थितियां बन रही है उसमें क्या नीतीश कुमार जी इस निर्णय की स्थिति में आ गए हैं या इनकी पार्टी, अगर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ठीक है, चूंकि ये तो 25 का टारगेट दिए थे कि 25 का नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे, अभी तो हम लोग बात 25 की कर ही नहीं रहे, अभी तो हम लोग 23 में बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी का जिस तरह से संतुलन या जो सूचिता या जो भाषाई जो जो ये हुआ है, विकृतियां जो दिख रही हैं, जिस तरह से 80 वर्ष के उम्र के जीतन राम मांझी को जिस भाषा का प्रयोग इन्होंने किया पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है। उस स्थिति में क्या जेडीयू के लोग इनको समझाने में कामयाब होंगे, या नीतीश कुमार जी अब इतने ये हो गए हैं कि अब कहेंगे कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तो परेशान हूं या मैं मानसिक तौर पर मैं सब निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूं, अब तेजस्वी जी को ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसा भी दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर परिस्थितियां कुछ और बदलेगी तो हो सकता है जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी जब पार्टी छोड़े थे तो कहा जा रहा था कि शायद उनको भी इस बात की भनक मिली थी कि चाहती है जेडीयू की जेडीयू और आरजेडी का विलय हो जाए, पार्टी एक हो जाए और एक पार्टी जो है वो कल लोकसभा का चुनाव में जाए, विधानसभा में चीजों को तय करे। तो क्या वो परिस्थितियां या स्थितियां अभी ही बन जाएगी या थोड़ा वक्त लगेगा? मैं समझता हूं कि थोड़ा और इंतजार करने की हम लोगों को जरूरत है। जिस तरह से इनको मीडिया से दूरी बना के रखा जा रहा है, आरजेडी की चुप्पी, उनके कोई नेता का कोई बयान नहीं आ रहा है, नीतीश कुमार जी को लेकर के जिस तरह से लोगों के कान खड़े हैं कि वो व्यक्ति जो 18 साल तक जिस परिस्थिति में बिहार को देख रहा था, उनके विजन अपने तरीके के थे, वो व्यक्ति हर जगह जा करके और वो कुछ ऐसी चीजें कर दे रहे हैं जिसमें उन्हीं के ऊपर उंगली खड़ी हो जा रही है कि भाई ये नीतीश कुमार जी क्या बोल गए, ये ऐसा क्यों कर। और जो दलित की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, रामविलास पासवान जी के साथ जो इन्होंने व्यवहार किया, ये तो चिराग पासवान जी कई बार बोल चुके हैं कि हमारे पिताजी के साथ इन्होंने जो किया। अगर जीतन राम मांझी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया भी, लेकिन बना करके जिस तरह से अपमानित किया उनको सदन में, मैं नहीं समझता हूं क्या आप इसलिए बनाए थे उनको मुख्यमंत्री की ताकि आपको हमको अपमानित करना पड़े, एहसान जताना पड़े, तो मैं एहसान जताऊं कि अरे आप में तो कोई क्षमता ही नहीं थी, मैंने आपको मुख्यमंत्री। अगर ऐसा होता भी है तो नीतीश कुमार इतने सधे हुए नेता थे कि इस बात को सदन में या पब्लिक डोमेन में नहीं बोलते थे, वो चुप रह जाते थे। सबको पता था कि नीतीश कुमार अगर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया है तो ये उनकी कृपा है, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन नहीं ये पर बोल करके तो नहीं, महादलितों का गुस्सा ये ले लिए। डॉक्टर संजय आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरफ अब राजनीति जाती हुई दिख रही है, एक तरफ ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार कन्वीनर होंगे,
एक तरफ माना जा रहा था कि वो महागठबंधन में गए ही इसलिए हैं जिससे कि वो राष्ट्रीय फलक की राजनीति कर सकें, मोदी बनाम नीतीश कर सकें। नीतीश कुमार ने अपनी उस क्षमता का परिचय भी 2015 में दिया था जब नरेंद्र मोदी के विजय रथ को उन्होंने बिहार में ही रोका था। लेकिन अचानक इधर पिछले कुछ समय से यह आवाज उठने लगी है कि नीतीश कुमार अब इतने भी कॉम्पिटेंट, माफ करिएगा कॉम्पिटेंट नहीं, लेकिन अब इतने स्वस्थ नहीं रह गए हैं कि वो बिहार को चला सके। ये मेरे शब्द नहीं है, ये जीतन राम मांझी ने कह दिया, उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। डॉक्टर अरुण कुमार ने कह दिया कि वो कैप्टिव हैं। फॉर्मर डीजीएचएस ने, जगदीश प्रसाद ने कह दिया डिमेंशिया के शिकार हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने भी इस तरह का आरोप लगा दिया। ऐसी परिस्थिति में अब आप जेडीयू की राजनीति किस ओर जाता देख रहे हैं? चलिए लोकसभा चुनाव तो पास आ गया, किसी तरीके से राजनीति हो जाएगी, पर जेडीयू का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि नीतीश माइनस जेडीयू तो जीरो ही होता है। तो जाहिर तौर पर जेडीयू के भीतर भी मेरी कई विधायकों से बात होती है, पार्षदों से बात होती है, नेताओं से बात होती है। दबी जुबान में कसम कस में तो वो हैं, उनको ये लग तो रहा है कि अब हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, हमें कुछ करना होगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इन्होंने सेकंड लाइन का कोई लीडरशिप इन्होंने खड़ा नहीं किया, कोई लीडरशिप डेवलप ही नहीं किया कि नीतीश कुमार के बाद ये लीडरशिप उनको ट्रांसफर किया जाएगा, ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है। और जो लोग भी थे, मैं उदाहरण देता हूं। देखिए, नीतीश कुमार जी, क्यों राजनीति में कहा जाता है कि हर दाव हर चाल की एक अपनी रणनीति होती है। जॉर्ज फर्नांडिस को जिस तरह से इन्होंने किनारे लगाया, जिस तरह से शरद यादव को आपने रोते हुए देखा होगा जब राज्यसभा की सदस्यता जा रही थी, उन्होंने कहा था कि मेरे पास तो अपना एक घर भी नहीं है, अगर मुझे वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा तो अब जीवन बुढ़ापे के इस पड़ाव पर मैं रहूंगा कहाँ। उसके बाद देखिए प्रशांत किशोर जी के साथ इन्होंने जो किया, आरसीपी सिंह जी को जिस तरह से इन्होंने किया, ललन सिंह भी कुछ दिन इनसे अलग होकर के चले गए थे। तो जो भी व्यक्ति लगता था कि नीतीश कुमार की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले सकते हैं इनके बाद, उसको इन्होंने धीरे से किनारे लगा दिया। जिन पर लगता था कि अच्छा नीतीश कुमार नहीं तो उनके सबसे करीबी ये हैं, इनको जिम्मेवारी दी जाएगी। तो जो आप कह रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार के बाद तो शून्य हो जाएगी पार्टी, बिल्कुल शून्य हो जाएगी। अगर नीतीश कुमार जी वास्तव में मानसिक रूप से बीमार होंगे, मेंटल इलनेस के शिकार होंगे, जो सिम्टम्स जो दिखता है, जो सिम्टम्स का जो ये आचरण करते हैं, ये तो इनके डॉक्टर उसके लिए ऑथोरिटेरियन हैं कि वो बताएंगे कि हाँ उसके लिए ये हैं, लेकिन कॉम्पिटेंसी पर तो सवाल है ना। एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर उसके निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता, जिसने सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक फेस को बदला बिहार का, अगर वो व्यक्ति कहा जाता है कि बहुत लोग जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, साइकोसिस के पेशेंट में देखा जाता है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि हमको कोई बीमारी है। न्यूरोसिस वाले मान लेते हैं, साइकोसिस वाले नहीं मानते हैं। तो अगर वास्तव में कुछ इस तरह की स्थिति होगी जो मुझे नहीं पता है, तो निश्चित रूप से किसी को तो जिम्मेवारी देनी होगी। और जिम्मेवारी क्या, आपके तो डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी जी हैं, आप तो कह चुके हैं अब तो ये मेरा बच्चा है, यही सब कुछ है। तो भाई जो डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी जी हैं, आपने जेडीयू में कोई लीडरशिप खड़ा नहीं किया है, तो स्वाभाविक है कि अगर आप ट्रांसफर करेंगे भी तो वो तेजस्वी जी को ही करेंगे। और इसलिए नहीं करेंगे, इसलिए करेंगे कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, वो एक आपका फेस वैल्यू था जिसके आधार पर आपके पास विधायकों की संख्या कम थी। उसके बाद जब आप एनडीए के साथ सरकार बनाए तो भाजपा ने आपको बतौर मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। आरजेडी गठबंधन में आप गए जिसमें कांग्रेस और वामदल भी हैं, उसमें भी फेस वैल्यू आपका था और आपको मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों ने स्वीकार किया है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के तौर पर आरजेडी को या जो इनके जो गठबंधन के साथी हैं, अब कांग्रेस के अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उंगली उठा रहे हैं कि भाई जीतन राम मांझी बुजुर्ग नेता हैं, इस तरह की बात मुख्यमंत्री जी को नहीं बोलनी चाहिए थी। तो अगर ये सवाल अगर बाहर में उठ रहे हैं तो अंदर में भी तो सवाल उठ रहे होंगे
कि क्या मुख्यमंत्री जी अब अंदर मानसिक में तौर सवाल पर। उठ रहे होंगे, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि विलय से कितनी दूर आप देख पा रहे हैं? क्या विलय की संभावना आपको दिखाई पड़ रही है? और दिखाई पड़ रही है तो ये दूरी कितनी है? ऐसा इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले तो उन्होंने कहा था कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं इस बच्चे के लिए कर रहे हैं। इशारा तेजस्वी यादव की तरफ था। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है, जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उनके साथ सालों से राजनीति करने वाले लोग कह रहे हैं, उनके बयानों में भी ये परिलक्षित होने लगा है। वैसे ये मेरे शब्द नहीं है, बेहतर होगा ये डॉक्टर्स बताएंगे कि असली स्थिति क्या है। लेकिन अगर हम नीतीश कुमार के शब्दों पर भी जाएं तो वो जो कह रहे थे कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं भविष्य इसका है, इस बच्चे का है, तो क्या आप विलय की संभावना देख रहे हैं? और अगर विलय की संभावना देख पा रहे हैं आप डॉक्टर संजय, तो वो कितना दूर दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए, विलय की संभावना में बहुत दूर हमें नहीं दिखाई पड़ रहा। जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के ललन सिंह, तो शायद ललन सिंह और पहले चाहते थे, जो उनकी ये थी कि भाई दोनों पार्टी एक हो जाए और एक साथ वो चुनाव लड़े, एक तरह का बैनर हो, एक तरह का झंडा हो, एक तरह का चुनाव चिन्ह हो, जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिलती थी। लेकिन बाद में हुआ बीच में चीजें कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीच में तो ये बहस का विषय भी हो गया था, पूछा जाने लगा था कि कब और कब कितना समय और लगेगा जब जेडीयू और आरजेडी एक साथ आ जाएगी। तो जो इनके स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और ये आपके कयास है, इस कयास में कोई दम नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हैं, नीतीश कुमार जी सार्वजनिक मंच से ये कह रहे हैं कि अब ये मेरा बच्चा ही सब कुछ है, तो अगर वो डिप्टी सीएम को ये बिहार की कमान देते हैं, बिहार की जिम्मेवारी देते हैं, तो मैं समझता हूं कि पार्टी के विलय में भी बहुत लंबा वक्त नहीं लगेगा। अब ये दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, पहले या तो पार्टी नजदीक आ जाए या पहले मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी ट्रांसफर कर दी जाए। अब ये कौन पहले होगा कौन बाद में होगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन दोनों की प्रबल संभावना है और दोनों की प्रबल संभावना में मुझे नहीं लगता है कि बहुत वक्त लगेगा। इसलिए कि जिस तरह की बात कहा तो यह भी जा रहा था, आरजेडी के लोग भी ये बात बता रहे थे कि जब गठबंधन बना था तो शायद इस तरह की बातें हुई थी कि राष्ट्रीय फलक पर ये जाएंगे नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय फलक पर ये नेतृत्व करेंगे और बिहार की जिम्मेवारी तेजस्वी जी देखेंगे। ये बात जगदानंद सिंह बोल चुके हैं, शिवानंद तिवारी बोल चुके हैं कि भाई अब इनको आश्रम में जाना चाहिए और तेजस्वी जैसे युवा चेहरा को बिहार का नेतृत्व। तो दबी जुबान से या खुली जुबान से आरजेडी के लोग तो लगातार ही बोल रहे हैं। इनके एक विधायक हैं विजय मंडल, वो तो बोल रहे थे कि फगुआ के बाद ही तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। अब तो दिवाली खत्म हो गई, तो बोल तो इनके लोग लगातार रहे हैं। लेकिन जो इधर नीतीश कुमार जी को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ है कि आरजेडी इनके इस तरह के व्यवहार को लेकर के उस पर नजर नहीं रखे हुए? बिल्कुल नजर रखे हुए हैं कि क्या मुख्यमंत्री जी स्वतः ये बात को कभी किसी दिन घोषणा करेंगे कि भाई चलिए अब हमने बिहार को देखा, अब ये बिहार की जिम्मेवारी तेजस्वी जी संभालेंगे। एक सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं जो शुरू में आपने पूछा था, कन्वेनर की बात को बिहार में ही उसको गति को रोक दी गई। जैसे ही राहुल जी आते हैं और पटना की बैठक होती है इंडिया गठबंधन की, राहुल जी को क्या कह दिया जाता है कि आप दुल्हे के रूप में होंगे, बाराती हम लोग चलेंगे। कभी कभी संकेतों में भी बात की जाती है। और मुंबई के बैठक तक जाते जाते लालू प्रसाद जी कहते हैं कि आपके पीछे मैं खड़ा हूं कांग्रेस को और आप घबराइएगा नहीं। नीतीश कुमार जी ने किस तरह से कांग्रेस को लेकर के आक्रामक रुख अपनाया। कोऑर्डिनेशन में 18-18 लोगों का कोऑर्डिनेशन की टीम बना दी गई कि अब इतने लोग मिलकर के तय करेंगे। तो कन्वेनर प्रधानमंत्री को लेकर के बिहार में जो इनके गठबंधन के साथी हैं यही मुखर नहीं है। न कांग्रेस बोल रही है, न आरजेडी बोल रही है, न वामपंथी बोल रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार हमारे एक चेहरा हैं और उनको, हाँ, इनकी पार्टी के लोग समय समय पर प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं कि इनसे योग्य उम्मीदवार कोई नहीं होगा, सब लोग अंदर से चाहते हैं कि यही हो। तो वहां पर तो विराम लगते हुए दिखता है। शायद आरजेडी इस बात का इंतजार कर रही है
कि राष्ट्रीय फलक पर जाने के लिए कोई स्कोप ढूंढा जाए, जिसमें नीतीश कुमार जी को कहा जाएगा कि भाई अब लोकसभा चुनाव में तो बहुत देर है नहीं, अब राष्ट्रीय फलक पर आप जाकर के चीजों को देखिए और बिहार की जिम्मेवारी इनको दीजिए। क्या नीतीश कुमार उसके लिए तैयार होंगे? फिर मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार ही निर्णय लेंगे, या तो वो तेजस्वी जी को अपनी जिम्मेवारी सौंपेंगे, या वो राष्ट्रीय फलक पर जाएंगे, या बिहार में मुख्यमंत्री बने डॉक्टर रहेंगे। संजय, ठीक मेरा है। मैं ठीक है, वही निर्णय लेंगे। और अब मेरा ये अंतिम सवाल होगा कि जिस नीतीश कुमार को क्रेडिट इस बात का जाता है कि बिहार को जंगल राज से उन्होंने निकाला, अपराध मुक्त उन्होंने कराया, कानून की व्यवस्था जमीन पर सुचारू रूप से उन्होंने चलवाई, दिन रात रात में चलने में लोगों को डर लगता था, वो डर और आतंक का भय उन्होंने हटवाया, जिस दल से हटवाया, क्या उसी दल में विलय कर जाएंगे? क्या उसी के साथ एक हो जाएंगे? मतलब नीतीश ने अपने लंबे कार्यकाल में जितना कुछ बनाया, क्या अंतिम समय में फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था? यह एक बड़ा सवाल उठता है जो उनके खिलाफ लगातार जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा कि आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव को मैं कई बार सुना हूं, वो कहते हैं कि अगर सभी समाजवादियों ने एक होने का सोच लिया तो इसमें बुराई कौन है? समाजवादी का पुत्र अगर बिहार की सत्ता संभाले और नीतीश कुमार जी ने ऐसा सोचा है तो उसमें गलती क्या है? सवाल यही है कि अभी भी नीतीश कुमार बोल जाते हैं कि पहले स्थिति क्या थी, पहले बिजली कैसी थी, पहले अपराध कैसा था, पहले कानून कैसा था। इस सब से निकाला कौन? तो नीतीश कुमार, इसमें तो कोई शक नहीं है। और क्रेडिट किसको जाता है? तो जेडीयू को। जेडीयू चाहे बीजेपी के साथ रही हो या आरजेडी के साथ, अपनी आइडेंटिटी बनाने में वो कामयाब रही। बीजेपी के साथ भी रही तो जेडीयू कम्युनल नहीं हुई, आरजेडी के साथ भी रही तो जेडीयू ने कभी कानून व्यवस्था को उस तरीके से बिगड़ने नहीं दिया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर यही इसी जेडीयू का विलय हो जाता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि फिर निर्णय नीतीश कुमार ही लेंगे, तो सवाल तो ये उठेगा कि जहां से शुरू हुए थे वापस वहीं पहुंच गए। बिल्कुल, ये सवाल आपका बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही एक वैसा सवाल है जो हर बिहारी के मन में है। ये सवाल आपके और हमारे नहीं है, ये हर बिहारी का सवाल है। आज मैं गांव से लौट रहा था तो वहां भी कई लोग मिले और इसी सवाल को उन्होंने पूछा कि जहां से इन्होंने लड़ाई शुरू की थी और जिस व्यवस्था बदलाव के खिलाफ ये लड़ाई शुरू की थी, बदलाव के वाहक जो मुख्यमंत्री बने थे, क्या फिर वहीं से फिर ये चले जाएंगे या वहीं से शुरुआत करेंगे? ठीक आपने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर के जो नहीं मौलिक जरूरतें क्योंकि देखिए डॉक्टर संजय, जिस नीतीश कुमार पर ना परिवारवाद का आरोप है, ना वंशवाद का आरोप है, ना भ्रष्टाचार का आरोप है, आज तक वो बड़े क्लीन है। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार की सत्ता उसको सौंप देंगे जिस पर परिवारवाद का भी आरोप है, भ्रष्टाचार का भी आरोप है, वंशवाद का भी आरोप है और ना जाने किस किस चीजों का आरोप है? क्या यही नीतीश कुमार अपनी हाथों से सत्ता उन लोगों को सौंप देंगे जिस पर यह तमाम चीजों का आरोप है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये नीतीश कुमार जहां से लड़ाई शुरू की और उस लड़ाई में जब बिहार पूरी तरह से जातीय गोलबंदी में बटा हुआ था, जहां जातियां अपना नेता तय करता था, जहां जातियों की सरकार बनती थी, नीतीश कुमार ने उस मिथ को तोड़ा। उसको तोड़ा कि नहीं, हमारी जाति की संख्या कम है लेकिन सारी जातियों का समर्थन इनको मिला, और समर्थन ही नहीं मिला, मजबूत समर्थन मिला। 2010 में तो जिस तरह का समर्थन मिला, बिहार के इतिहास में कल्पना नहीं की जा सकती है जितना मजबूत समर्थन मिला। और इन्होंने बदल करके बिहार को दिया, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे मौलिक जरूरतों का मामला हो। और ठीक आपने कहा कि एक वैसा व्यक्तित्व, कल ये मुख्यमंत्री रहे न रहे, लेकिन इस सवाल से कौन इनकार कर सकता है? किसी से पूछा जाएगा कि क्या इस व्यक्ति पर कोई भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का आरोप लगा? नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति ने कहा कि अगर समाजवाद में जीने वाला, सही जीने वाला कोई व्यक्ति अगर बचा हुआ है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं।
और ये व्यक्ति वहां सत्ता को हस्तांतरण कर देंगे जहां ये सारी चीजें चस्पी हुई है, जहां वो सारी चीजों से वो अपने को बचा नहीं सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल बात कह के निकल जाना अलग बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री तरीके से ये आरोप तो उन पर है कि अगर उन्होंने चुना तो परिवार के लोगों को चुना। जिस तरह की चीजें हुई वो उनके कार्यकाल में हुआ, लंबे कालखंड तक वो कार्यकाल में रहे। तो अगर नीतीश कुमार जी, जो आप और हम सोच रहे हैं कि अगर वो ट्रांसफर करते हैं वहां पर, तो ये सवाल तो हमेशा बना हुआ रहेगा कि जिस व्यवस्था के बदलाव के खिलाफ इन्होंने लड़ाई शुरू की, फिर वहीं इन्होंने ट्रांसफर करके बिहार को छोड़ दिया। यही तो सवाल है। चलिए डॉक्टर संजय नीतीश कुमार जी, हाँ, बिहार का सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्थिति क्या होगी, बिहार का विजन क्या होगा, क्या बिहार फिर पीछे बैक गियर में लौटेगा या आगे जाएगा? चलिए डॉक्टर संजय, क्योंकि हमारा सवाल यही था कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के बिहार की सियासत में लगातार फिजा बन रही है, बातें चल रही है, और नीतीश कुमार पिछले दिनों ये कह चुके हैं कि वो किसके लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो आखिरकार उनकी विरासत को संभालने के लिए तेजस्वी अब तैयार हो चुके हैं। क्या वो वक्त आ चुका है या अभी और लंबा इंतजार करना है? और अगर वो वक्त आ चुका है तो क्या दोनों पार्टियों का विलय होगा? इसी बातों की संभावनाओं का जिक्र हम आपके साथ करना चाह रहे थे, और जाहिर तौर पर हमने बखूबी इसको किया भी। आगे भी बिहार की मौजूद सियासत को लेकर के हम चर्चा जारी रखेंगे। डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। धन्यवाद, नमस्कार।